हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक एकेडमी। ऑरिक एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ को स्टडी किया था, जिसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। आज की इस वीडियो में हम राउल्ट्स लॉ को स्टडी करेंगे विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ में, और क्या इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टडी करते हैं। ओके, तो राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग बोथ आर वोलेटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है, मीन सॉल्वेंट और सॉल्यूट वो दोनों ही वोलेटाइल थे। लेकिन आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उसमें जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर मिलते हैं तो हमें जो मिलता है वो होता है सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर से ही हमें जो मिलता है दैट इज सॉल्यूशन, और वो होमोजेनस होता है। ठीक, और यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं वेपर प्रेशर की। तो नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम स्टडी करेंगे। देखो, यहाँ पे एक हमने सॉल्वेंट लिया है ए, ठीक है, जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट क्या है, ए टाइप का सॉल्वेंट है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स है वो है ए टाइप के। ठीक है, और यहाँ पे है सॉल्यूट बी। बी क्या है, नॉन वोलेटाइल। जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो सॉल्वेंट ए का कुछ वेपर प्रेशर है, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो इन दोनों के मिक्स करने से हमें सॉल्यूशन मिला। लेकिन जो सॉल्यूशन था उसका वेपर प्रेशर जो था वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से था, क्योंकि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन वोलेटाइल हैं। वो कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल है। तो अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर आएगा तो बेसिकली सॉल्वेंट की वजह से ही आएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, सॉल्यूशन का डाउन हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यानी कि ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर या प्योर के वेपर प्रेशर से कम होगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ पे कैसा हो रहा है, सॉल्यूट तो यहाँ पे वोलेटाइल यानी नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिलना चाहिए था वो उससे कम मिलेगा, उससे कम मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का यहाँ पे वेपर प्रेशर जो बेसिकली आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सॉल्वेंट की वजह से। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो, हम क्या कर रहे थे अभी तक, हम वोलेटाइल हमने वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, वोलेटाइल ही हमने सॉल्वेंट लिया, उन दोनों को मिक्स किया, हमने सॉल्यूशन बनाया। तो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा तो वो जो वेपर्स आएंगी तो वो वेपर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की ही वजह से आएंगी। लेकिन जब हमने एक सॉल्यूशन लिया ऐसा जिसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है लेकिन सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन में जो वेपर्स बनेंगी वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से बनेंगी, और उसकी वजह से जो वेपर की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा तो वो भी सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वजह से होगा। ठीक है, तो इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो दैट इज P इज इक्वल टू PA। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, या यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात करें या हम सॉल्यूट की बात करें तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, और हमें पता है कि PA इज इक्वल टू PA नॉट X है, क्योंकि हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है तो ये हटाएंगे, हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। अब ऑलरेडी हमें नोन है कि P इज इक्वल टू PA, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, PA की वैल्यू हम लगा देंगे। ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है। इस फॉर्मूले से जो हमें फाइंड आउट हुआ वो हमें ये पता चला कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के। यहाँ से हमें यही मिला है ना,
देखो फिर से समझ लो कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। तो ये जो वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और एक्स ए, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब नॉन वोलेटाइल हम सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर जो P होगा सॉल्यूशन का, दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यही तो हमने यहाँ पे लिखा है। अब P A की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो हमें क्या मिला, P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, दैट मीन कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और एक्स ए क्या है, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और A क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो दिस इज द राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है। ये किसका रूल है, दैट इज अ राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा ही सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, क्लियर। और इसका ग्राफ से भी आप देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हमारे मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे वेपर प्रेशर है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी रह गई, तो अगर हम ऊपर जो लास्ट इक्वेशन थी उसको हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग दी अबव इक्वेशन। अगर हमने P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए लिखा, तो उसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, तो P इज अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स ए, ठीक है। हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हमने क्या करा, सब्सट्रैक्टिंग ई साइड ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम 1, तो दोनों तरफ से हमने एक से इसको माइनस कर दिया, तो 1 माइनस पी अपॉन पी ए नॉट, और दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टाइप प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टाइप दैट इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ठीक है। ये हमेशा एक के बराबर होते हैं। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स ए आया, तो यहाँ से हमें वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स ए की, दैट इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, और हमें जो वैल्यू मिल गई वो ये आ गई। तो ये जो वैल्यू, ये जो फॉर्मूला मिला है ओवरऑल, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, इसका मतलब ये है कि दैट पी ए नॉट माइनस पी इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये शो करता है कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो रही है, यानी कमी आ रही। कैसे, देखो यहाँ पे पी ए नॉट तो किसका पार्शियल वेपर प्रेशर है, किसका, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट में से हम सॉल्यूशन का माइनस कर रहे हैं, मीन्स कि कम हो रहा है ना, घट रहा है। अगर हम सॉल्यूशन में से इसका माइनस करेंगे तो दैट मीन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे घट रहा है, तो ये क्या हो रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इस ओवरऑल पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि इसके रिलेशन में, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिलेशन में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितना कमी आई है, उसको हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, और दैट इज इक्वल टू एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये जो पूरी प्रॉपर्टी है इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। जब ये हम आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, क्लियर। समझ में आ गया कि क्या किया है हमने इसमें। तो जो हमें पार्शियल वेपर प्रेशर मिला उसको हमने रीअरेंज किया, उसमें से हमने माइनस 1 सब्सट्रैक्ट किया, मीन्स 1 में से माइनस कर दिया इन सारी वैल्यूज़ को बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि इक्वल करना है हमको तो बोथ साइड ही हमें करना होगा। और एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टाइप प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टाइप इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो वहाँ से हमें एक्स बी की वैल्यू आ गई, दैट इज, तो हमने ये एक्स बी की वैल्यू को यहाँ 1 माइनस एक्स ए की जगह रख दिया। और जो ओवरऑल जो हमें फॉर्मूला मिला दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दैट मीन के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्लियर।
आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 298 K इज 40 mmHg। ठीक है, वेपर प्रेशर दिया है किसका, इथाइल अल्कोहल का। इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल इज 0.80। ठीक है, मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं मिथाइल अल्कोहल के, दैट इज 0.80। व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इफ द मिक्सचर ओवेस राउट्स लॉ। तो हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन निकालना है अगर ये क्या करता है, राउट्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो हमें पता है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, और हमें कितना, एथाइल अल्कोहल के लिए हमें पी ए नॉट दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और इसके लिए हमें पी ए नॉट दिया हुआ है, कितना है 40 mmHg। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, हमें क्या दिए हुए हैं, मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, दैट इज 0.80। ठीक, अब हम फॉर्मूला लगा दें, इसमें ये वैल्यू पुट कर दें तो हमें रिजल्ट आ जाएगा पी इज इक्वल टू 40 इंटू 0.80। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32 mmHg। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। देखो वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल दिया हुआ था। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल हमें दिया हुआ था। ठीक है, और हमें मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो हमें सिंपल क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है जिससे हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो हमने वो काउंट कर लिया, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, an aqueous solution of glucose is made by dissolving 10 gram of glucose in 90 gram of water। 10 gram of glucose in 90 gram of water at 303 K। If the vapor pressure of pure water at 303 K with 32.8 mmHg, what would be the vapor pressure of the solution। ठीक है, सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें राउट्स का लॉ पता है, पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज दिया है और 90 ग्राम हमें वाटर दिया हुआ है। ठीक है, और सॉल्यूट, इसमें से देखो ग्लूकोज क्या है, हमारा सॉल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। आपको पता है सॉल्यूट जो है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल होने की वजह से क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि P इज इक्वल टू पी ए, P इज इक्वल टू पी ए एंड दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट और एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए। क्लियर। ठीक है, लेकिन हमें एक्स ए पता नहीं है, वो हमें निकालना होगा। तो हम कैसे निकाल लेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज का वेट दिया है, वाटर का वेट दिया, यहाँ से हम निकालेंगे। हमें पता है कि एक्स ए मीन्स क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन, देखो एक्स ए मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो हमें दिया नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालेंगे, यानी फॉर द ग्लूकोज हम निकालेंगे। तो ग्लूकोज के लिए देखो, ग्लूकोज के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास।
मास अपॉन मोलर मास। तो हमें क्या दिया हुआ है, C6H12O6। ठीक है, यहाँ से हम मोलर मास निकाल लेंगे, यहाँ से हम मोलर मास निकाल लेंगे। तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में कैलकुलेशन के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। 72 प्लस 12 प्लस ये आ गया हमारे पास 96। ठीक है, 96। तो 6 2 8 8 और 2 10। ठीक है, 9 and 1 10 10 and 7 17 और 1 18। तो हमारे पास में ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, यानी मोलर मास आ गया 180, और मास कितना दिया हुआ है हमें 10। तो 10 अपॉन 180, 10 अपॉन 180। ठीक है, 10 अपॉन 180, और इसको हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.0556। ठीक है, ये हमारे पास किसके मोल्स आ गए, ग्लूकोज के। अब इसी तरह से हम मोल्स निकालेंगे किसके, वाटर के। तो वाटर का मास कितना दिया हुआ है हमें 90। ठीक है, 90 दिया हुआ है, और H2O यहाँ कर लेते हैं, H2O। तो 2 इंटू 1 प्लस 16 मीन्स 18। ठीक है, तो 90/18, तो 90/18, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 5। तो दैट इज इक्वल टू 5। अब हम XA की वैल्यू निकाल लेंगे। तो XA आप मैं यहीं पे लिख देते हैं या नीचे ही कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो XA इज इक्वल टू Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na, यानी कि हम यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का मोल्स कितने हैं 5। 5 अपॉन 5 प्लस 0.0556। ठीक है, 0.0556। तो ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद में जो हमारे पास में मोल फ्रैक्शन आएंगे दैट इज 0.989। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद भी करके देख सकते हैं। ओके, तो आप भी इतना टाइम नहीं होता है कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें, तो डायरेक्ट हम इसीलिए रिजल्ट लिख रहे हैं कि इसको आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास में ये वैल्यू आएगी। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, और PA0 तो हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो PA इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 32.8 इंटू कितनी आगे वैल्यू 0.989 जो हमें आफ्टर कैलकुलेशन जो रिजल्ट आएगा दैट इज 32.44 mm ऑफ Hg। ठीक है, क्लियर। देखो क्या दिया हुआ था, हमें पहले क्वेश्चन में ये देखना होता है कि दिया क्या है और उस वैल्यू को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया था। मोल फ्रैक्शन का हमें फॉर्मूला पता था, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया सॉल्वेंट का, और उसको हमने इसमें पुट कर दिया। हमें पता है कि ग्लूकोज कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, इसलिए हमने जो पार्शियल जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ किसके हो जाएगा, सॉल्वेंट के। ठीक है, और वो किसके इक्वल था, इस फॉर्मूले के। ठीक है, हमने XA निकाले, ओवरऑल जो हमारी कैलकुलेशन के बाद में हमारे ये वैल्यू आ गई। क्लियर, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे न्यू हैं, और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे MCQs हम करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में जैसे जैसे क्वेश्चन जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाएंगे उनको करेंगे, और इस कंप्लीट होने के बाद में, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में हम कुछ MCQs फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम IIT और मीन्स JEE और नीट के। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट 298 द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
प्योर बेंजीन इज 0.256 बार। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलुइन इज दिस, यानी 0.0925 बार। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस बेंजीन इन सॉल्यूशन इज 0.40, व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको पहले ये देखना है कि हमें वैल्यू क्या क्या दी हुई है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें, मोल फ्रैक्शन ठीक है ऑफ C6H6 दैट इज 0.40। ठीक है, और हमारे पास में वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ C6H6 बेंजीन का कितना दिया हुआ है, देखो 0.256 बार। ठीक है, 0.256 बार। ठीक है, तो अब इससे हम क्या निकालेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकाल लेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.40, यानी मोल फ्रैक्शन इनटू दैट इज द वेपर प्रेशर 0.256। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 0.1024 बार। ठीक है, जो हमें कैलकुलेशन के बाद में रिजल्ट मिलेगा 0.1024 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास में XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हमारे पास में C6H6 के तो मोल फ्रैक्शन पता है ना, तो हमें किसके निकालने हैं, XB के निकालने हैं। तो XB के हम निकाल लेंगे इजीली, तो कैसा आ जाएगा 1 माइनस 0.40, यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.60। ठीक है, तो हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितने आ गए 0.60। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन दिया हुआ है 0.0925, सॉरी वेपर प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लेंगे। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा 0.0925 इंटू 0.60। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 0.0555 बार। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। तो टोटल वेपर प्रेशर, इन दोनों को हम टोटल कर देंगे, हमारे पास में टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, प्रेशर ऑफ बेंजीन 0.1024 प्लस प्रेशर ऑफ टोलुइन। तो इसको हम ओवरऑल जब ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 0.58 बार, और ये हमारा ओवरऑल टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसमें हमने इस तरह से क्यों करा, आपको पता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA। देखो, हमने शुरू में एक फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू PA प्लस PV, यानी वेपर प्रेशर ऑफ A टाइप और वेपर प्रेशर ऑफ B टाइप। ठीक है, तो इसमें से ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। उसी तरह से हमने इसको निकाल लिया बेंजीन और टोलुइन का,
कि वेपर प्रेशर यानी पार्शियल वेपर प्रेशर इसका और इसका दोनों का यूज़ करके लिया, ठीक है। और हमें ओवरऑल जब इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तो जो हमें वेपर प्रेशर किसका आ जाएगा, सॉल्यूशन का। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो ना समझ में आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 K आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CS2Cl, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, हमें वेपर प्रेशर तो दे दिया लेकिन मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है, और हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकालने होंगे, ठीक है। CaCl3 और CS2Cl2 के हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे पहले तो, और उसके बाद में हमारे पास में ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ इसका CH लेते हैं CHCl3, तो 12 + 1 + 3 इंटू 35.5, ठीक है। तो इससे हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 119.5 ग्राम पर मोल, ठीक। नेक्स्ट मोलर मास ऑफ, पहले दोनों का मोलर मास निकाल लेते हैं, इजी रहेगा। मोलर मास ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू 12 + 2 इंटू 1 + 2 इंटू 35.5 विच इज इक्वल टू 85 ग्राम पर मोल, ठीक। अब हम मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ CHCl3, ठीक है। मोल्स ऑफ CH3, तो हमें ये इतना वेट दिया हुआ है मास अपॉन मोलर मास, तो मास अपॉन मोलर मास 119.5, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे दैट इज 0.213 मोल। इसी तरह से हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ CH2Cl2 दैट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है हमारा 85, ठीक है। तो मोलर मास इसकी कैलकुलेशन के बाद में हमारे पास में रिजल्ट आ जाएंगे दैट इज 0.470 मोल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 0.213, ठीक है। ये वाले मोल और इन वाले मोल दोनों को तो टोटल कर देंगे, तो 0.470, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा रिजल्ट 3718426.0, इतने मोल्स हमारे टोटल आ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 दैट इज 0.213 अपॉन टोटल मोल्स कितने आ गए 0.683, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 0.312, ठीक है। और इसके मोल्स निकालने हो तो आप डायरेक्ट भी ला सकते हो, अदरवाइज सिंपल वही फॉर्मूला यूज करना, XA + XB इज इक्वल टू 1, ठीक है। XB के निकालने हैं यानी XCH2Cl2 इज इक्वल टू 1 - 0.312, तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 0.688। तो ये हमारे किसके मोल आ गए, ये मोल्स आ गए हमारे CH2Cl2 के, दोनों के मोल्स मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे,
जो हम वेपर प्रेशर निकालेंगे, ठीक है, वेपर प्रेशर निकालेंगे। ओके, तो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। P इज इक्वल टू PA0 और XA, ठीक है। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, PCHCl3 के लिए, ठीक है। PA0 हमारा कितना आया था, PA0 हमारा आया था, पहले एक बार हम दोनों की वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं। PA0 हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 200 और 400, ठीक है, 200 एंड 415। तो PCHCl3 इज 200 और CH2Cl2 दैट इज 415, ठीक। और हमारे पास में मोल्स क्या आ गए हैं, CH इसके 0.312 और 0.688। तो XA लिख लेते हैं हम 0.312 और XB इज इक्वल टू 0.688, ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ से हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दैट इज 200 इंटू 0.312 और हमारे पास में कैलकुलेशन के बाद में जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 62.4 mmHg, ठीक है। इसी तरह से PCH2Cl2 दैट इज इक्वल टू 415 इंटू 0.688, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 288.5 mmHg, ठीक है। अब हम P टोटल निकाल लेंगे। P टोटल मीन्स P टोटल फॉर दी सॉल्यूशन, तो दैट इज PA प्लस PV, ठीक है। तो PA इसको मान लो, PV इसको मान लो, आप इसकी वैल्यू निकाल लो। 62.4 प्लस 288.5, तो इनको ओवरऑल जब हमने ऐड ऑन किया तो 549, 8210, ठीक है। और ये आ गया 8614 और 115 एंड 350। तो ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, ठीक है, लेकिन आप देख लेना रिजल्ट यही आएगा और इसी वे में आएगा। ओवरऑल हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, तो हमारा मीन ये होता है कि हम अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि कितना इजी क्वेश्चन था, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल। हमने हो सकता है मोल्स दिया हो सकता है मोल फ्रैक्शन दिए हो, और हो सकता है कि क्या दिया हो, हमें वेट दिया हो, हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लेना है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 17.5 mm of Hg एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ शुगर सोल्यूशन इज दिस, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द शुगर वाटर एंड वाटर। देखो, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग का लिख लेते हैं, तो उसी से ही दोनों हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू XB, ठीक। अब हमें क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सोल्यूशन दिया हुआ है। कैलकुलेट करनी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी दैट इज हमें फाउंड आउट करनी है। तो रिलेटिव फर्स्ट पार्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, PA0 माइनस P अपॉन PA0, ठीक है। और ये हमें PA0 माइनस P कितना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.061 अपॉन वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है वाटर का, दैट इज 17.5। तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा, कैलकुलेशन के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कितना, 0.00348। ये हमारे पास में क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है वेपर प्रेशर
ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको हम P लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अब ये निकालना है, तो इसको निकालना है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया हुआ है, हमें ये भी पता है, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या जाएगा, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, एक सेकेंड, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ये हमें निकालना है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस रिलेटिव लोअरिंग वेपर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अभी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, दैट इज 17.5, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी दी हुई है, -0.061। ठीक है, माइनस नहीं दिया, मीन्स मैंने माइनस बोला है यहाँ पे, क्योंकि हमें माइनस करना है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि माइनस में दी हुई है। ठीक है, तो 17.5 माइनस 0.061, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 17.439 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आ गया, क्योंकि हमें क्या दिया था, पहले हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालनी थी, तो हमें पता है कि इस ओवरऑल को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने निकाल लिया, और हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दी हुई थी। ठीक है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ था, तो और क्या दिया हुआ था, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ था, यानी सॉल्वेंट दिया हुआ था, उसके थ्रू हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लिया। अब हमें वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन का P है, तो ये वैल्यू हमें दी हुई है, ये वैल्यू हमें दी हुई है, इसको हमने सिंपल यूज़ करना है, और हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर निकालने हैं। देखो, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर के लिए हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 दैट इज इक्वल टू XB। ठीक है, दैट इज इक्वल टू XB, और जो हमारा कितना आया है, ये वैल्यू हमारी कितनी आई है, ये हमारी वैल्यू आई है 0.00348। इसका मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू XB, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और हमें पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो XA हम निकाल लेंगे 1 माइनस 0.00348, तो XA इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.9965। ठीक है, ये हमारे मोल्स ऑफ वाटर आ गए। तो ये हमारे मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्यूट यानी शुगर, और ये हमारे मोल्स ऑफ किसके आ गए, वाटर के। ठीक है, तो देखा आपने कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। जब तक हम करते नहीं हैं किन्हीं क्वेश्चंस को तब तक ही हमें वो चीज़ टफ लगती है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कि जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा जब हम उन क्वेश्चंस को लगाते हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं, तो हमें ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, अब चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।